हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होने में चाहिए। मैं गौरव दमीजा आज आपके लिए एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टीएस गरेवाल का चैप्टर नंबर 6 इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों को मैंने जर्नल पढ़ा रखा है। आप लोगों को पता है जो भी सेल परचेज होती है वो कैश बेसिस पर या फिर क्रेडिट बेसिस पर, मतलब जो भी गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं बेटा वो कैश और क्रेडिट दोनों पर होते हैं। देखो, कैश ट्रांजैक्शन में क्या होगा, हमने सामान खरीदा, हमने सामान बेचा, हम पेमेंट या तो हैंड टू हैंड कर देंगे, हैंड टू हैंड पेमेंट रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमने सामान बेचा बेटा क्रेडिट पर, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जो बायर होगा बेटा वो वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा। तो जब भी उधार पर सामान बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो जो भी बायर होगा बेटा वो प्रॉमिस करेगा किसको, सेलर को, कि मैं आपके पेमेंट कर दूंगा जो मैंने आपसे गुड्स परचेज करे हैं। अब बेटा उसके लिए कोई टाइम पीरियड होगा, वो ये थोड़ी है कि बेटा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। एक टाइम पीरियड, अग्रीड टाइम पीरियड होगा जिसमें वो डिसाइड कर लेंगे कि इतने टाइम पीरियड में आपने पैसे देने हैं। जब भी गुड्स क्रेडिट पर बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं, लेकिन हम बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, सेलर बायर बेटा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द बायर प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट व्हेन आफ्टर द अग्रीड पीरियड, आफ्टर द अग्रीड क्रेडिट पीरियड, कुछ भी कह सकते हो। मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड लिया। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो बंदे हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹10,000। ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 रुपए के। बेटा ए यहाँ पे कौन है, सेलर, बी कौन है, बायर। अब बी जो बायर है वो प्रॉमिस करेगा ए को कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा एक क्रेडिट पीरियड के बाद, अग्रीड क्रेडिट पीरियड के बाद। सपोज बी ने बेटा 3 महीने का टाइम पीरियड मांगा कि ए भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा 3 महीने बाद। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये डेफिनेशन है, ये भी आपने नोट करनी है। बेटा ए ने सामान बेचा किसको, गुड्स सोल्ड। तो ए यहाँ पे कौन है, सेलर, बी कौन है, बायर। देखो अगर कैश ट्रांजैक्शन है, पेमेंट हैंड टू हैंड मिल जाएगी, इसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ये पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब उधार पर सामान बेचेगा तो बी प्रॉमिस करेगा ए को कि भाई मैं 3 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स की बात करते हैं, बी कहता है भाई मैं 3 महीने बाद तेरे को पैसे दे दूंगा। तो ये 3 महीने क्या है बेटा, अग्रीड क्रेडिट पीरियड, मतलब उधार जो मिला है हमें कितने टाइम के लिए मिला है, जो हमें उधार मिला है, जो क्रेडिट मिला है वो कितने टाइम पीरियड के लिए मिला है, 3 महीने बाद। सपोज बेटा इसने जो सेल करी है वो 1 अक्टूबर को करी है परचेज, नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी अक्टूबर का टाइम पीरियड, नवंबर और दिसंबर। ये कहता है भाई मैं तेरे को 1 दिसंबर को क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो बेटा जब भी बायर जो गुड्स का है जब भी प्रॉमिस करेगा, रिटर्न प्रॉमिस करेगा, बेटा ओरली तो मैं आपको बोल दूं या आप लोग मेरे को बोल दो सर हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, मैं आपको बोल दूं बेटा मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया, बेटा आप मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो ओरली बोल रहा हूँ, आपके पास कोई रिटर्न में कोई चीज नहीं है। तो जब भी बायर एक रिटर्न प्रॉमिस करेगा, क्या करेगा, रिटर्न प्रॉमिस, किस चीज के लिए, कि कोई भी उसने बेटा पैसा देना है। तो रिटर्न प्रॉमिस बेटा दो तरीकों से होता है, या तो एक क्या बन सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो एक क्या बन सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक बन सकता है प्रोमिसरी नोट, और एक बन सकता है। तो दो चीजों में बेटा रिटर्न प्रॉमिस हो सकता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक प्रोमिसरी नोट। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन होता है, सेलर को यहाँ पर क्या बोलेंगे, बायर को क्या है। तो हमें बेटा जो अकाउंटिंग सीखनी है, हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, की बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट और होता है चेक, लेकिन बेटा वो रिटर्न प्रॉमिस नहीं होता। हमारा एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब बेटा ये जो लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए एक एक्ट डील करते हैं। जैसे आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऐसे ही बेटा एक सेक्शन
5 है, मतलब बेटा जो उसको हमने डेफिनेशन पढ़ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ऐसे एक हमारा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? देखो मैं आपको पहले थोड़ी सी ट्रांजेक्शन बताता हूँ। ए ने सामान बेचा बी को, बेटा नॉर्मल गुड सोल्ड की एंट्री। ए क्या करेगा, एक बिल बनाएगा, जो सेलर होगा एक बिल को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, एक बिल बनाया, ये बिल भेजेगा बेटा बी के पास, बी इस बिल पे क्या करेगा, साइन। जब तक बी इस बिल के ऊपर साइन करके वापस नहीं दे देता ए को, ये कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कैसे बेटा, मैं किसी को भी ट्रांजैक्शन दिखा दूं कि मैंने सामान बेचा है, मैंने किसी को सर्विसेज दी हैं, लेकिन सामने वाले बंदे ने कुछ एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि हाँ भाई मैंने गुड्स खरीदे हैं, मैंने सर्विसेज ली है। तो जब भी सेलर बिल बनाएगा, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है किसकी, बायर की। जब तक बायर उस पर साइन करके वापस नहीं दे देता, वो बिल सिर्फ एक रद्दी है, कागज का टुकड़ा है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सेलर क्या करता है, बायर को बिल देता है, बायर उस पर साइन करके, एसडी का मतलब सिग्नेचर होता है, साइन करके वापस देगा ए को, ए इसको अपने पास रखेगा। जब बेटा 3 महीने खत्म हो जाएंगे, ए पैसे मांगने जाएगा बी के पास कि भाई आपने इसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। देखो बेटा अब जरा ध्यान से देखना, कराने को बेटा मैं सीधा जर्नल एंट्रीज या जो भी चीजें हैं समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन समझ लेते हो तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ ध्यान लगा के इस लेक्चर को देखना, और ध्यान लगाकर ही, कोई शोर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखोगे जब ये चैप्टर समझ आएगा। चैप्टर बहुत इजी है, 6 से 8 मार्क का पेपर में आता ही आता है, 4 मार्क का 6 मार्क का जर्नल एंट्री, 1-2 मार्क की मैच्योरिटी डेट वगैरह निकालने के लिए आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, एक एक चीज समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, कोई नहीं समझाएगा जो चीजें मैं भी आपको समझाने वाला हूं। देखो बेटा, तो हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। पहली बात क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग। सर क्या ओरली चलेगा? नहीं बेटा, ओरली नहीं चलेगा। पहली बात, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है या रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, इन राइटिंग का मतलब है भाई रिटर्न है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, बात करते हैं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। पहले साइन कौन करेगा, मेकर। अब बेटा एक चीज समझना ध्यान से, अगर ए ने सामान बेचा किसको, बी को, मैं कहता हूं ए कौन है, सेलर, बी कौन है, बायर। बेटा जो सेलर होगा वही बिल ड्रॉ करेगा, तो बेटा इसको मैं बोल सकता हूं मेकर या फिर ड्रॉअर। आपको ध्यान रखना है, सेलर का यहाँ पे एक नया वर्ड सीख लिया आपने, ड्रॉअर। ड्रॉअर का मतलब है मेकर ऑफ द बिल, जो बिल को ड्रॉ करता है, जो बिल को बनाता है। मैंने एक बिल बनाया, मैं बी को बोल रहा हूं भाई मैंने आपको सामान बेचा है, आपको 3 महीने बाद क्या करना है, पैसा देना है। आपको 3 महीने बाद क्या करना है, पैसा देना है। तो ए बिल बनाएगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। बेटा जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर या मेकर ऑफ द बिल। जो बायर होता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। ड्रॉई का बेटा एक नाम और होता है एक्सेप्टर। तो बायर को यहाँ पे बोलेंगे ड्रॉई और एक्सेप्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्रॉअर कौन है, मेकर ऑफ द बिल, जो बिल बनाता है। बिल बनाएगा कौन, सेलर, तो सेलर को बोलते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर का मतलब जो बिल को ड्रॉ करता है। और ड्रॉई, ड्रॉई बेटा कौन है, बायर, जिसके ऊपर बिल बनाया जाएगा, या एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं बेटा, जब ए बिल बनाएगा बी के ऊपर तो बी इसको एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा। जब तक वो साइन नहीं करेगा वो सिर्फ रद्दी है, वो कागज का टुकड़ा है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न मतलब लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना।
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। पहली बात कैसे होगा? राइटिंग में। तो सर रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, पहली बात हमें समझ आ गई। तो इसको बेटा मैं फीचर भी बोल सकता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, कुछ भी कह सकते हो। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। ड्रॉ कौन करेगा? ड्रॉअर। या साइन कौन करेगा? बेटा वही करके देगा पहले, मेकर। मेकर को यहाँ पे बेटा हम ड्रॉअर भी बोल सकते हैं। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। अब सर्टेन पर्सन का मतलब क्या है बेटा? जब ए ने सामान बेचा बी को, तो ए किसके ऊपर बिल बनाएगा? बी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? बी भाई मेरे को पैसे दे, तूने इतने महीने बाद मेरे को क्या करनी है? पेमेंट करनी है। 3 महीने बाद क्या करनी है? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जितना भी टाइम पीरियड होगा उसकी क्या करनी है? पेमेंट करनी है। तो आपको मेरे को वो पैसे देने हैं, तो जल्दी से पैसे दे दो। तो एक सर्टेन पर्सन मतलब जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं उस पर एक स्पेसिफिक बंदे का, एक पर्टिकुलर बंदे का क्या होना चाहिए? नाम। एक सर्टेन पर्सन का क्या होना चाहिए? नाम। जिसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं कि बी, ए डायरेक्शन दे रहा है बी को कि बी आपने मेरे पैसे देने हैं। फिर से पढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। किस में होगा? राइटिंग में। तो एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। ये कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर, इसके बारे में बात करूंगा। साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन होता है? ड्रॉअर। तो ड्रॉअर ही साइन करेगा और ड्रॉअर ही उसको क्या बनाएगा मेकर। तो वही हो गया बेटा, इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। वो सर्टेन पर्सन कौन है? जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। तो इस सर्टेन पर्सन बेटा ये किसके मैं बोल रहा हूं? इस केस में है बेटा हमारा बी। और मेकर कौन है बेटा हमारे केस में? ए। तो ए मेकर है, वो डायरेक्ट कर रहा है एक सर्टेन पर्सन मतलब बी को टू पे, कि भाई पैसा पे कर दे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ध्यान रखना बेटा, सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बिल बनाया बी के ऊपर कि भाई तूने पैसे देने हैं, लेकिन कोई भी अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं करा। ये कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं चाहे 1 लिखूं, 2 लिखूं, 10,000, 20,000, कितने में लिखूं, जब तक ये स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होगा, स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफाइड अमाउंट, ये जब तक नहीं होगा तो एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन सम होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज देखना बेटा, तो यहाँ पे फिर से अमाउंट बेटा क्या है? सर्टेन सम। तो इस सर्टेन सम का मतलब क्या है? अमाउंट स्पेसिफाइड होना चाहिए। कोई ब्लैंक डाल दिया, अमाउंट नहीं डाला, या लिख दिया इतने रुपीज डैश रुपीज, नहीं, अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए। 10,000, 20,000, 5 रुपए, 10 रुपए, जितना भी होगा स्पेसिफिक सर्टेन सम होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन का मतलब डायरेक्शन किसको दे रहा है? जिससे पैसे लेने हैं। लेने किससे हैं? बायर से। तो यहाँ पे था बी टू पे अ सर्टेन अमाउंट। सर्टेन अमाउंट की बेटा मैंने बात की, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। हमारे केस में कितना था? 10,000। हमारे केस में कितना था? 10,000। ओनली टू। अब बेटा बिल कौन बनाएगा? ए। तो ए बोलेगा भाई सुन, ये 10,000 रुपए तूने मेरे को देने हैं। तो ओनली टू, इसका मतलब है सिर्फ ए को। ओनली टू का यहाँ पे मतलब है सिर्फ उसको। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर की। अनकंडीशनल ऑर्डर की बेटा, ये ऑर्डर क्यों है? अब ध्यान से समझना, इसकी नोटिंग हो जाएगी, लेकिन पहले आप ध्यान से कंसेप्ट समझ लो। ए ने सामान बेचा किसको? बी को। तो ए ऑर्डर देगा क्या कि भाई तूने मेरे को पैसे देने हैं, तूने मेरे को पैसे देने हैं। अब एक चीज देखना बेटा, ए कहता है बी को भाई मैंने ना तेरे को 10,000 रुपए का सामान बेचा है। ए कहता है बी को भाई मैंने तेरे को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, तूने मेरे को 10,000 रुपए देने हैं। लेकिन इसके लिए ए कोई कंडीशन नहीं रख सकता। इसके लिए ए कोई कंडीशन नहीं रख सकता। अब ये अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है? मैंने बताया बेटा कोई कंडीशन नहीं रख सकता। अब ए कहता है बी को भाई मेरी बात सुन,
जब गौरव धमीजा की एंड रकुलप्रीत सिंह की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ये जी और आर आ जाएगा। तो जब इनकी शादी हो जाएगी, एक काम करियो भाई, तू मुझे 10,000 रुपये दे दियो। तो ए क्या रख रहा है, बी के सामने कंडीशन रख रहा है। बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि गौरव धमीजा और रकुलप्रीत सिंह जो एक्ट्रेस है उन दोनों की क्या हो जाए, शादी हो जाए। तो इसने क्या रख दी, कंडीशन। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, ऑर्डर देगा लेकिन कोई कंडीशन नहीं रख सकता। तो ये अच्छा, मैं एक चीज समझाता हूँ बेटा। अब ये ए और बी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोमिसरी नोट में भी पढ़ेंगे। बी कहता है भाई ए को मैं तेरे को पैसे दे दूंगा जिस दिन गौरव धमीजा मर जाएगा, जिस दिन गौरव धमीजा की डेथ हो जाएगी उस दिन पैसे दे दूंगा। क्या ये अनकंडीशनल ऑर्डर है? यस, मतलब ऑर्डर नहीं, अनकंडीशनल है। यस, क्यों बेटा? करण औजला का एक गाना है, ओनी सबनू एक बारीता सुनिया सबने मौत कुड़े। मतलब भाई देखो, मौत आनी ही आनी है, सबकी एक दिन डेथ होनी ही होनी है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है। हाँ मतलब तुम्हें लग रहा होगा सर वो कंडीशन रख तो रहा है, किस चीज़ के बारे में, कि जब आप मर जाओगे वो पैसे दे देगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा डेथ सबकी होनी ही होनी है एक दिन। तो ये कोई अनकंडीशनल बात नहीं है, मतलब अनकंडीशनल बात है, कंडीशनल चीज नहीं है। तो ये ध्यान रखनी है। जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है उसके बारे में बात करते हैं तो बेटा वो कंडीशन रखते हैं। अब जो चीज़ है भाई, सबने मरना ही है बेटा, मैं अमर तो हूँ नहीं, सबने मरना है, तो ये अनकंडीशनल चीज़ है। तो हम जो ऑर्डर देगा, ऑर्डर कौन देगा, ड्रॉअर। तो ड्रॉअर बेटा उसके पास कोई कंडीशन नहीं रखेगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा कि भाई तेरे को तूने पैसे नहीं दिए, क्या करेगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा भाई, 10,000 रुपये के अमाउंट के लिए प्रॉपर्टी थोड़ी जब्त कर लेगा। तो वो ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकता है। हाँ, ए को पैसे नहीं मिलते तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस करके बेटा पैसे रिकवर जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं कर सकता। अब ए ने सामान बेचा बी को 10,000 रुपये का, वो सोचता है भाई एक काम कर, तूने पैसे नहीं दिए, तेरे घर के कागज मैं रख लूंगा। भाई घर करोड़ों का, लाखों रुपए का, अब मैं उसके लिए 10,000 रुपये के लिए बेटा वो थोड़ी दे दूंगा। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, किस में, राइटिंग में। क्या कंटेन करता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब कोई कंडीशन नहीं रख सकते। साइन कौन करेगा और बनाएगा भी कौन, मेकर। वो कौन होता है, ड्रॉअर। कौन होता है, ड्रॉअर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, बेटा डायरेक्शन दे रहा है एक सर्टेन पर्सन को टू पे, पेमेंट कौन करेगा, बी। और सर्टेन पर्सन का मतलब बेटा नाम स्पेसिफाई होना चाहिए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब उस पर अमाउंट भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए। स्पेसिफाइड अमाउंट होगा 10,000। ओनली टू का यहाँ पे मतलब है सिर्फ पेमेंट किसको करेगा, सिर्फ ए को। बेटा मैं आपको समझाता हूँ बेटा, हमारे कुछ टाइप के क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट। बेटा एक होता है बियरर, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से समझना, कहने की समझाना, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बियरर इंस्ट्रूमेंट, बेटा आप लोगों के घर के में सबके पास क्या होगी, चेकबुक होगी। आप मम्मी से, पापा से, अपने से एक बार चेक मांगना, वहां पर देखना लिखा होगा पे, या तो यहाँ पे लिखा होता है कई बार ऑर्डर, या क्या लिखा होता है, बियरर। बेटा बियरर का मतलब होता है धारक, जो होल्डर है बिल का। जो कौन है, होल्डर, जिसके पास बिल रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने मेरे को यहाँ पे लिखा, मैं कह रहा हूँ पे गौरव, अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बियरर, और बियरर। बेटा रवित सर जाते हैं
मैंने चेक आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट भी स्पेसिफाइड है 10,000 रुपये। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की फीस आई, पे गौरव धमीजा। गौरव धमीजा को बेटा क्या होनी है, पेमेंट, या फिर क्या लिखा हुआ है, बियरर। या तो पेमेंट कर दो गौरव धमीजा को, और बियरर, बियरर बेटा रवित सर गए, चेक रवित सर के पास है, तो उस टाइम पे होल्डर कौन है बिल का या बेटा चेक का, रवित धमीजा। मेरे रवित सर गए हैं, मेरा भाई गया है, तो बेटा उस टाइम पे जो बियरर है उनको भी पेमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे बेटा वो क्रॉसिंग होती है, आपने कई बार देखी होगी, क्रॉसिंग है तो बेटा वो पैसा अकाउंट में ही आता है। मैं बात करूँ कोई क्रॉसिंग नहीं है। बियरर का मतलब है या तो पैसा जिसका नाम है, या तो जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसको पे कर दो, या जिसका भी बेटा बियरर, जिसके पास वो बिल, वो चेक, वो प्रोमिसरी नोट है, उसको पेमेंट कर दो। तो ये होते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बात सुनना ध्यान से, मेरे को किसी को पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा मैं ए और बी का एग्जाम्पल लेता हूँ। ए ने बिल बनाया और बेटा वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, बियरर इंस्ट्रूमेंट। ए ने ना क्या करनी है, सी को पेमेंट करनी है। ए ने बिल बनाया था, ए ने यहाँ पे लिखा पे ए, और या पे टू ए और बियरर, या तो ए को पेमेंट कर दे भाई बी, और बियरर, बियरर का मतलब क्या है, जिसके पास या तो बिल होगा उसको पेमेंट कर दे या मेरे को पेमेंट कर दे। अब मैंने बेटा सी के 10,000 रुपये देने हैं, ए ने बी से 10,000 रुपये लेने हैं, सामान जो बेचा, और ए ने सी को 10,000 रुपये देने भी हैं। अब वो इससे पैसा कलेक्ट करेगा, पैसा ला के फिर इसको देगा। ए ने क्या करा, सी को ही क्या दे दिया, बिल दे दिया। सी को ही क्या दे दिया, बिल, क्योंकि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जिसके पास बिल होगा उसको वो अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, ए को पहले बिल देना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, किसके पास, सी को। तो बेटा बियरर इंस्ट्रूमेंट में, बियरर इंस्ट्रूमेंट में अगर हमें किसी को पैसे देने हैं बेटा, ये इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं एक बार, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। अब मैंने किसी से पैसे लेने हैं और किसी को पैसे देने हैं, अब भाई पैसे लूंगा, मैंने इसको बोला भाई ये ले बिल, ले ले बिल, जाके किससे क्लियर करवा लियो, बी से। तो मैंने ये ए ने बिल एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, सी को। तो अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बेटा यहां पर चाहिए होती है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब जब तक ए सी को डिलीवर नहीं करेगा बिल को, बेटा सी जाके पेमेंट नहीं ले पाएगा। तो एंडोर्समेंट के लिए अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है, एंडोर्स करना है, एंडोर्समेंट करनी है, तो हमें उसकी बेटा डिलीवरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जिसके पास वो होल्डर होगा, बिल मेरे पास रखा है, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, किसी और के पास है उसको पैसे मिल जाएंगे। बेटा एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑर्डर। अब यहां लिखा है पे गौरव धमीजा और ऑर्डर। या तो पेमेंट कर दो किसको, गौरव धमीजा को, जीडी। या तो बेटा आप पेमेंट कर सकते हो किसको, गौरव धमीजा को। और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर गौरव धमीजा आपको कोई डायरेक्शन देता है, गौरव धमीजा कोई आपको डायरेक्शन देता है, ऑर्डर देता है, उसके ऑर्डर पर जिसको वो ऑर्डर दे कि आप इसको पे कर दो, तो आप पेमेंट कर सकते हो। बेटा आप ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास एक चेक है, मैंने आगे बोला बेटा मुझे क्या करना है, रवित सर को पेमेंट करनी है। रवित सर को क्या करनी है, पेमेंट। मैं चेक के पीछे क्या लिख दूंगा, एंडोस्ड टू रवित धमीजा, एंडोस्ड टू रवित धमीजा। और मैं यहाँ पे अपने क्या कर दूंगा, साइन। यहाँ पर अपने क्या कर दूंगा, साइन। बेटा इसको मैंने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। इसको क्या कर दिया, ये एंडोर्समेंट हो गई। अगर मेरे को आगे किसी के पैसे देने हैं तो मैं आगे बेटा उसको पीछे साइन करके दे रहा हूं कि भाई या तो गौरव धमीजा को पे कर दो, या गौरव धमीजा के ऑर्डर पर। तो आप
उसकी एंडोर्समेंट कर रहे हो। मैंने आगे डिलीवर कर दिया किसको, रवित धमीजा को, मतलब बोल दिया कि भाई अब उसको पैसे मिल जाएंगे, उसके मेरे ऊपर साइन होने चाहिए और मैं लिखूंगा आई एंडोर्स टू रवित धमीजा। वो एक बात सुनना ध्यान से, एंडोर्समेंट तो हो गई। अगर रवित धमीजा के पास, मतलब रवित सर के पास, जब तक वो चेक या बिल नहीं आ जाता वो बैंक में नहीं जा सकते, या जिससे भी पेमेंट क्लियर करवाने वह नहीं जा सकते। मैंने एंडोर्समेंट कर दी, एंडोर्समेंट से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ हमें उसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर मैं चेक के पीछे लिख दूं कि भाई मैं रवित धमीजा को एंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन अगर बेटा मैं जब तक रवित सर को, रवित धमीजा को वो चेक नहीं दूंगा, वो बिल नहीं दूंगा, उनके पास वो होगा ही नहीं, वो पैसे जाके कैसे क्लियर करवाएंगे। तो एंडोर्समेंट के साथ साथ क्या चाहिए होती है, डिलीवरी। मतलब वो मुझे रवित सर को, जो गौरव धमीजा है वो क्या करेगा, रवित सर को डिलीवरी करेगा। बात समझने की कोशिश करना, मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूँ। मैंने आपको बेटा दो इंस्ट्रूमेंट बताए, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेटा बियरर का मतलब मैंने क्या बताया, धारक, मतलब जो होल्डर है बिल का। बियरर कौन है बेटा, जो होल्डर उस टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। जैसे मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ क्या लिखा, पे, कोई भी बेटा चेक है जिस पे लिखा है पे गौरव धमीजा और बियरर, पे गौरव धमीजा, या तो आप पेमेंट कर दो गौरव धमीजा को या फिर बियरर को। बियरर का मतलब जो होल्डर है। सपोज अगर मुझे पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट करनी है किसी और को, तो बेटा मुझे उसको वो डिलीवर करना पड़ेगा। जब तक बियरर कौन होगा, या तो बेटा अभी तो बियरर मैं हूँ, चेक मेरे पास ही रखा हुआ है, बिल मेरे पास ही रखा हुआ है। जब तक मैं उसको आगे उस बंदे तक नहीं पहुंचाता जिसको मैंने पैसे देने हैं, तो उसको पेमेंट मिलेगी ही नहीं। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या चाहिए होती है, डिलीवरी। क्या चाहिए होती है, डिलीवरी। अगर आपको किसी को आगे पैसा देना है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको आगे डिलीवर करना पड़ेगा। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, पे गौरव धमीजा, या तो गौरव धमीजा को पे कर दो, और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, उसके ऑर्डर पर पे कर दो। तो यहाँ पर अगर मेरे ऑर्डर पे कोई पेमेंट करना चाहता है, अगर पैसे मेरे को मिलने हैं, तो पहले मेरे को एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी। मुझे चेक के पीछे लिखना पड़ेगा कि ये चेक मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, आगे आप इसकी पेमेंट आगे कर सकते हो। एंडोर्समेंट के नीचे बेटा लिख के मैं क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा। भाई एंडोर्समेंट कर दी, चेक के पीछे लिख दिया आई एंडोर्स टू रवित धमीजा। बेटा ये चेक मैं रवित धमीजा को क्या करता हूँ, एंडोर्स करता हूँ। लेकिन जब तक मैं रवित सर के पास वो चेक नहीं दूंगा, डिलीवर नहीं करूँगा, वो काम नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट चाहिए। अगर गौरव धमीजा के ऑर्डर पर पे कर रही हो, तो पहले उनको आगे एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी करनी पड़ेगी। बियरर इंस्ट्रूमेंट में कोई एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, आप आगे डिलीवर कर दो, पेमेंट उनको मिल जाएगी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आप अगर पहले ऑर्डर दोगे तो आपको एंडोर्समेंट चाहिए, और साथ ही साथ बेटा उसको डिलीवर करना पड़ेगा। किसी को ये नोट करना है, एक बार वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे नोट कर लेना। मैं वापस आऊँगा बेटा। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या चाहिए, सिर्फ डिलीवरी, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या चाहिए, एंडोर्समेंट और साथ ही साथ डिलीवरी। देखना बेटा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसमें, राइटिंग में। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, मेकर या ड्रॉअर कोई कंडीशन नहीं रख सकता। साइंड बाय द मेकर, मेकर कौन था बिल का, ए। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है पैसे दे, वो सर्टेन पर्सन कौन है, बी। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, बेटा वो अमाउंट जो है स्पेसिफाइड होना चाहिए 10,000 रुपये। ओनली टू, बेटा ओनली टू का क्या मतलब है, जिसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बिल बनाया था, तो यहाँ पे ओनली टू का मतलब है ए। और टू दी ऑर्डर ऑफ, और टू दी, बेटा मैंने बताया अगर वो किसी को एंडोर्समेंट कर देता है
तो और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, मतलब अगर ए आगे एंडोर्समेंट कर देता है, जैसे मैंने बताया था, मैंने एंडोर्समेंट कर दी रवित सर को, तो वो एंडोर्समेंट का केस बता दिया। ओनली टू का मतलब यहाँ पे कौन है, जो वो होगा बंदा। तो ओनली टू का यहाँ पे क्या मतलब है, सिर्फ ए को। और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, अगर ए ऑर्डर दे देता है, आगे एंडोर्समेंट कर देता है सर्टेन पर्सन का मतलब बेटा अगर ए कहता है कि सी को पैसे देने हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है, ए के ऑर्डर पर किसी सर्टेन पर्सन को, वो सर्टेन पर्सन किसका नाम स्पेसिफाई होगा, या और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास भी वो बियरर होगा। तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है, मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, जिसको भी नोट करना है, मतलब नोट तो खैर सबको ही करना है, एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो। हमने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट सर, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, एक राइटिंग में होगा, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मैं ए को ये नहीं बोल सकता कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए, ऑर्डर देगा पैसे दे, नहीं दिए वही तेरे घर के कागज रख लूंगा, नहीं हो सकता। एक काम कर, तू मर्डर कर दियो, पैसे मत दियो, पैसे दे दियो, ऐसा नहीं होगा। साइंड बाय द मेकर, मेकर को यहाँ पे कौन बोलते हैं, सेलर, सेलर का दूसरा नाम मेकर, मेकर गया ड्रॉअर। अब बेटा पूरी बुक्स में, मतलब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम बेटा ड्रॉअर ही बोलेंगे या मेकर। तो मेकर यहाँ पे था ए, सेलर ही बिल बनाता है और उसको साइन करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन को डायरेक्शन देता है कि भाई आपने मुझे पैसा देना है, वो सर्टेन पर्सन है बी जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है। अब पैसा देना है, पैसा क्या होगा, कितना भी चलेगा नहीं, एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होगा, सर्टेन सम चाहिए होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। ओनली टू, या तो सिर्फ ए को, और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या किसी सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पर, वो सर्टेन पर्सन कौन है, ए ऑर्डर देगा आगे किसी को पेमेंट करने की, या और टू दी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा बेटा अगर ऑर्डर देगा तो ऑर्डर के लिए दो चीजें बताई, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे, एक तो पहले एंडोर्समेंट चाहिए, तो ए एंडोर्स करेगा सी को, और साथ ही साथ उसके साथ उसकी डिलीवरी, उसको वो पहुंचाना पड़ेगा ताकि वो जाके पैसे मांग सके, या और टू दी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, सिर्फ डिलीवरी चाहिए, आगे दे सकता है। तो ये डेफिनेशन थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। मैं नहीं भी समझाता ना बेटा, काम चल जाता, ठीक है, काम चल जाता, क्वेश्चन हो जाते, लेकिन तुम्हें कभी नॉलेज नहीं मिल पाती कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, ये अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है। और भी चीजें बताता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेटा, देखो कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर है, रिटर्न में होगा, और ऑर्डर दे रहे हैं क्योंकि बेटा हमने बी से पैसा लेना है, तो हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप मेरे को पैसे दे दो। इसको ड्रॉ करता है और साइन करता है मेकर, मतलब वो होता है ड्रॉअर ऑफ द बिल। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, दैट इज ड्रॉअर ऑफ द बिल। तो पहला रिटर्न ऑर्डर है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ये साइन करेगा और ड्रॉ करेगा कौन, मेकर, मेकर को बोलते हैं ड्रॉअर ऑफ द बिल। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है एक बंदे को, वो अनकंडीशनल ऑर्डर किसको दे रहे हैं, ड्रॉई को। ड्रॉई का मतलब यहाँ पे बी जो बायर है। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन दैट इज ड्रॉई टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, कि भाई स्पेसिफाइड अमाउंट पे कर दे। द स्पेसिफाइड अमाउंट is payable to the person named in the bill or to his order or to the bearer। जो भी स्पेसिफिक अमाउंट होगा उसकी पेमेंट हो जाएगी, किसको, या तो उसको या उसके किसी ऑर्डर पर, अगर वो आगे एंडोर्समेंट कर देता है, या बियरर को जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा। जब तक ड्रॉई, अगर ए ने बिल बना के भेजा बी को, ए ने बिल बना के भेजा बी को, बी जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको साइन नहीं कर देता, ये कोई रद्दी है, रद्दी है, इसका कुछ काम नहीं है, वो एक रद्दी है, वो एक कागज का टुकड़ा है। तो बी को उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसको एक्सेप्ट करके साइन करना पड़ेगा और वापस ए को देना पड़ेगा। बेटा डेट भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये नहीं डेट कोई भी चलेगी, एक स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए। 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद आपको जब पेमेंट करनी है, बी को पेमेंट करनी है, तो वो डेट भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बी इसको साइन नहीं करता,
वो एक रद्दी है, कागज का टुकड़ा है, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कुछ क्या थे बेटा फीचर्स। तो किसी का रहता है, किसी को ये बाकी चीज़ें भी नोट करनी है तो धीरे धीरे दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों के बेटा सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। किसी के कोई डाउट है मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ नोट करवा दिया। बियर इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी डिलीवरी चाहिए। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको बेटा एंडोर्समेंट के साथ साथ डिलीवरी चाहिए। पहले एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ डिलीवरी करनी पड़ेगी। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? वो होती हैं 3। अब वो क्या होती हैं देखते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा एक बंदा होता है सेलर, जो क्रेडिट अलाउ करता है, जो सामान बेचता है उधार पर किसको? बायर को। वही बिल बनाता है। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, एक ड्रॉअर, सेकंड आया ड्रॉई और थर्ड आया पे। एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पे। बेटा ड्रॉअर कौन है लिखते हैं, नोट करते रहना साथ साथ। आपको पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यू आते हैं तो आपसे ये चीज पूछ सकते हैं। ड्रॉअर इज द पर्सन, बेटा जो सेलर होता है, जो बिल बनाता है, हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉअर कौन है बेटा? वो बंदा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा, जो मेकर है बिल का, या उसको लिखने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। बेटा ड्रॉअर हमारे केस में कौन था? ए, क्योंकि ए ने ही सामान बेचा था किसको? बी को। तो ए ने ही बिल बनाया था, तो बेटा ए कौन है? ड्रॉअर ऑफ द बिल। ए कौन है? ड्रॉअर ऑफ द बिल। तो ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ए ने सामान बेचा बी को, तो उधार किसने किसको दिया? क्रेडिट अलाउ किसने करा? ए ने क्रेडिट अलाउ करा किसको? बी को। ए ने क्रेडिट अलाउ करा किसको? बी को। तो मैं बोल सकता हूं ही इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन on whom the bills of exchange, bill of exchange या bills of exchange is drawn। तो बेटा क्या बोला? he is a person who has granted credit, जिसने क्रेडिट ग्रांट करा है, मतलब जिसने उधार दिया है, टू दी पर्सन किसको? on whom the bill of exchange is drawn। बेटा बिल बनता किसके ऊपर है? ड्रॉई के ऊपर, बायर के ऊपर। तो बेटा यही तो वो बंदा है ना। तो ही इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट, जिसने उधार दिया है किसको? ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, मतलब जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमारे केस में ड्रॉअर कौन है? ए। तो ड्रॉअर कौन है बेटा? एक ऐसा बंदा जो बिल को क्या बना रहा है? बिल को बना रहा है या बिल को लिख रहा है? ये वही बंदा है जिसने क्रेडिट ग्रांट करा है उस बंदे को जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, बेटा वो बंदा कौन है? बी।
B4 बायर। समझ आ गया होगा। तो ड्रॉअर एक ऐसा बंदा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर रहा है, बनाता है, मेकर ऑफ दी बिल। तो यही वही बंदा है जिसने उधार दिया है किसको, जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। और बिल ऑफ एक्सचेंज किसके ऊपर बनाते हैं, बायर के ऊपर। ये नोट कर लेना, एक बार आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो और फिर नोट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। बेटा जो नेक्स्ट पार्टी आती है वो है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है, बायर, जो सामान खरीदता है जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। ड्रॉई इज द पर्सन on whom the bill of exchange is drawn। तो ड्रॉई कौन है बेटा, वो बंदा जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। आगे क्या लिखा, फॉर हिज एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस जरूरी है बेटा, मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर ए ने बिल बनाया बी के ऊपर तो बी कौन है बेटा, ड्रॉई। ड्रॉई कौन हुआ, बायर। तो ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके ऊपर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। फॉर इज एक्सेप्टेंस मतलब अगर ए ने सामान बेचा बी को तो बेटा ए हुआ ड्रॉअर, ए कौन हुआ, ड्रॉअर, और बी कौन हुआ बेटा, ड्रॉई। और जब तक ये इसको बेटा साइन करके वापस नहीं दे देता, जब तक बी ए को साइन करके वापस नहीं दे देता, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो रद्दी है। मैं बार बार आपको ये बात बता चुका हूं। तो ड्रॉई कौन है, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस, मतलब उसके साइन करने के लिए, ताकि हम उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बना सके। तो बेटा इसको मैं एक तरीके से वो लिख सकता हूं, ही इज अ पर्सन, ये बेटा वो बंदा है, टू whom credit has been granted by the drawer of the bill of exchange। मैंने क्या लिखा, ही इज अ पर्सन टू whom the credit has been granted, ये वो बंदा है जिसको क्रेडिट ग्रांट किया गया है बाय द ड्रॉअर। मतलब ए ने उधार पर सामान बेचा बी को तो बी ड्रॉअर है, बी ड्रॉई है, क्योंकि ए ने तो क्रेडिट अलाउ करा था, ग्रांट करा था, उधार दिया था, किसको दिया था, बी को। तो ड्रॉई इज द पर्सन टू whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस, जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है, वही कौन है, ड्रॉई। या बेटा ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिसको हमने क्रेडिट ग्रांट किया था, किसने करा था, ड्रॉअर ने, किसके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो यहाँ इस केस में हमारा ड्रॉअर कौन है, बी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसको नोट करना है, प्लीज एक बार आप वीडियो पॉज कर सकते हो। बेटा एक बंदा होता है पेई। देखो बेटा पेई वो बंदा होता है अल्टीमेटली जिसको पैसा मिलने वाला है बिल का। ए पेई वो बंदा होता है अल्टीमेटली जिसको पैसा मिलने वाला है बिल का। पेई इज द पर्सन नेम्ड in the bill of exchange, pay is the person named in the bill of exchange to whom the amount is to be paid। अब ध्यान से देखना, ए ने बिल बनाया किसके ऊपर, बी के ऊपर। ए हो गया ड्रॉअर और बी हो गया ड्रॉई। ड्रॉई कब बनेगा,
इसने एक्सेप्ट करा, साइन करके वापस इसको दे दिया। बेटा ए अपने पास बिल रखता है, किसी को भी नहीं देता, किसी को भी नहीं देता, कोई एंडोर्समेंट नहीं हुई, तो इस केस में पेई कौन? ए ही है, क्योंकि पैसा वही रिसीव करेगा, उसने किसी के पैसे नहीं देने, उसने आगे किसी को वो ट्रांसफर नहीं करा। बेटा जो मैंने वर्ड समझाया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जिसको हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पेई इस केस में कौन है? ए। अगर ए किसी को आगे ट्रांसफर नहीं करता, नेगोशिएट नहीं करता, एंडोर्स नहीं करता, तो पैसा ए को ही मिलेगा। ये कौन है? तो पेई इस केस में कौन हो गया? ए। अगर ए ने आगे इसको एंडोर्स कर दिया सी को, सी कहता है भाई तू पेमेंट कलेक्ट कर लियो, और ऑर्डर था, याद है बेटा मैंने समझाया था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तो उस केस में पे कौन बन जाएगा? सी। तो ड्रॉअर पेई भी हो सकता है, पेई नहीं भी हो सकता। तो यहां क्या लिखा? पेई इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू whom द अमाउंट इज टू बी पेड। जिसको फाइनल पेमेंट होनी है वही कौन होता है? पेई। बेटा पेई ड्रॉअर भी हो सकता है, पेई मे बी दी ड्रॉअर, पेई मे बी दी ड्रॉअर। पेई कौन है? ड्रॉअर खुद भी हो सकता है, तो ड्रॉअर हिमसेल्फ। अगर पैसा उसी को कलेक्ट करना है तो ड्रॉई कौन होगा? वही होगा, ड्रॉअर हिमसेल्फ, मतलब ए, और अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन होगा? सी, अगर वो आगे उसको एंडोर्स कर देता है। तो ये थी बेटा पे की डेफिनेशन। तो ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं। ड्रॉअर कौन है? जो बिल को बनाता है, जो सेलर है, जो मेकर ऑफ दी बिल है, और जो साइन करके किसको देगा? साइन करके देगा बेटा, बनाएगा किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। ड्रॉई कौन है? बायर, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, जिसके क्रेडिट हमने, जिसको ग्रांट किया है। जो क्रेडिट ग्रांट करता है, जो उधार देता है, वो कौन? ड्रॉअर। जो उधार लेता है, जिसको क्रेडिट उधार दे रहे हैं, ड्रॉअर दे रहा है, वो ड्रॉई। और पे कौन? अल्टीमेटली जिसको बेटा पैसा मिलने वाला है, अल्टीमेटली जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलने वाला है, अल्टीमेटली जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलने वाला है। अगर ड्रॉअर ने आगे एंडोर्समेंट नहीं करी तो बेटा पे मे बी द ड्रॉअर हिमसेल्फ, वो खुद ही होगा ए। और अगर आगे एंडोर्समेंट कर दी है, आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो कौन होगा? थर्ड पर्सन सी, तो वो पे बन सकता है। तो तीन पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ध्यान रखना इस चीज को। किसी का रहता है, एक बार वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर सकता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम बेटा नई चीज़ें सीखेंगे, जब तक आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ मैच्योरिटी डेट वगैरह होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते रहिए गौरव धमीजा क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।